Hello and welcome, my dear students. Today we are going to discuss first chapter of history, where, when and how. Where, when and how are the key words of history by which we can understand history in simple words. Why I am saying that these are the keywords? Because if we want to read history, then we must know about the incidents, where that had happened, when they happened, and how and what was the condition about the events to happen that. Let us start some important points of this chapter. Let us clearly understand that history is not the study of incidents and dates but a number of other issues and questions. क्या बता रहा है स्टूडेंट्स कि सबसे बड़ी बात है कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हिस्ट्री है वो बस पुरानी घटनाओं का ही अध्ययन नहीं है, हम तारीखों को याद कर ले बस यही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी क्वेश्चन हैं जो हिस्ट्री के ऊपर बनते हैं, जिसे हमें जानना चाहिए। जैसे बात किया है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। वी कैन सी हियर हेरोडोट्स। हेरोडोट्स इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन और इशूज हैं जिसे हमें जानना चाहिए, और इन इशूज में क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें आगे बताया जा रहा है। दीज इशूज इंक्लूड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन of all those socio-economic factors, activities and developments which have helped in the making of history of that period. कौन कौन से इशू हैं स्टूडेंट्स? हमारी सामाजिक आर्थिक के साथ साथ जो विकास की प्रक्रिया में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो नाउअडेज अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो इन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट हमने आज की वीडियो में स्टार्ट किया अपना द मॉडर्न पीरियड का, जो स्टार्ट होता है आपका फ्रॉम 18th ऑनवर्ड्स। 18th सेंचुरी के बाद के जो टाइम में इवेंट्स घटित हुए हैं, हैपेंड हुए हैं, उन्हें हम इस आज के वीडियो में देखेंगे। क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू नोट that historians have named different periods of history on different basis। अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग बेसिस पे, जिस हिसाब से उन्होंने हिस्ट्री की कोई स्टडी किया उस हिसाब से उन्होंने अलग अलग बेसिस पे अलग अलग पीरियड्स में बांटा हुआ है। इस टाइम हम देखें तो जेम्स मिल्स जो क्या है एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, साथ में पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे। उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? मुस्लिम एंड ब्रिटिश। सम ऑफ देम हैव सिंप्लीफाइड दिस डिवीजन बाय कॉलिंग इट हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। इसके साथ ही कुछ और लोगों ने उन्हीं के द्वारा जो डिवाइडेशन किया गया उसको उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन पीरियड में भी डिफाइन किया है। मोस्ट अदर historians have divided it into ancient, medieval and modern periods। इसके अलावा भी बहुत सारे इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने जो पीरियड है इसे 3 टाइप में एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड में डिवाइड किया है। इंडियन हिस्टोरियंस हाईलाइटेड दोज इवेंट्स, स्टाइल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, architecture, etc. that had developed since the late 18th century. The modern period of history covers mainly the following events। कह रहा है भारतीय इतिहासकारों की बात की जाए तो भारतीय इतिहासकारों ने उन घटनाओं को शामिल किया है, उन एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट और आर्किटेक्चर को शामिल किया है जिन्होंने 18th सेंचुरी के टाइम में डेवलपमेंट किया। और इंडियन हिस्ट्री के रूप में हम देखें तो कुछ और इवेंट्स हैं जिसे हमें जानना चाहिए। तो फर्स्ट इवेंट क्या है स्टूडेंट्स? द इस्टेब्लिशमेंट एंड गेनिंग पावर बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना
साथ में कैसे उन्होंने पावर को अचीव किया, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ब्रिटिश द्वारा भारत में कैसे क्या क्या लॉन्च किए गए। इकोनॉमिक एंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश दैट कॉल्ड द स्पॉइल ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया। और क्या आर्थिक और रेवेन्यू पॉलिसी उनकी रही ब्रिटिशर्स की, जिसकी वजह से जो भारत के ट्रेड थे, हैंडीक्राफ्ट थे, वो कहीं ना कहीं भारत के हिसाब से वो टूटने लगे, वो कमज़ोर पड़ने लगे। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 विच रिगार्डेड बाई मैनी हिस्टोरियंस एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसे बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के रूप में भी जाना जाता है। द न्यू एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया। और जो नई एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश द्वारा लाई गई, इसको भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स इन इंडिया। द फैक्टर्स दैट प्रमोटेड नेशनलिज्म इन इंडिया। और क्या कारण थे जिसकी वजह से भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत करनी पड़ी। द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। और क्या क्या फैक्टर्स थे जिसके वजह से हमें नेशनल मूवमेंट के साथ फ्रीडम स्ट्रगल्स भी करने पड़े। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे हमें जानना चाहिए। ऑन जनवरी 26, 1950 इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक एंड कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस। We have seen India in the 18th century. How was the condition of India? Now let us see the condition of world in the 18th century. So far as the world history is concerned, the modern period is associated with conquest of Constantinople by the Turks in 1453. This gave to large-scale geographical discoveries and gave way to Renaissance. इस पैराग्राफ में स्टूडेंट बता रहा है कि किस हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री जो थी चिंतित थी कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं। इसके साथ ही जब तुर्क ने 1453 में रोमन एम्पायर का जो कैपिटल सिटी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको जब उन्होंने जीता और लोगों के मन में जब अपनी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज थी उसको इंक्रीज करने के लिए नए नए वेज वो लोग ढूंढने लगे। और इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में के मन में रेनेसेंस की धारणा उत्पन्न होने लगी। अब व्हाट इज रेनेसेंस? तो रेनेसेंस मैंने यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। इट मीन्स रीडिस्कवर द पास्ट एंड डेवलप द एटीट्यूड ऑफ रीजनिंग। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात की जाए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज अ टर्म यूज्ड फॉर इम्पॉर्टेंट चेंज एंड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट अकर्ड इन यूरोप बिटवीन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को हम जान सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, ट्रांसपोर्ट है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में जिस हिसाब से चेंजेज हुए, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुए 18th सेंचुरी के हाफ में, उसे ही हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। कंडीशन फेवरेबल मोमेंट क्या है? द डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स लेड टू ट्रेमेंडस increase in trade and created great demand for goods. Since the methods of producing goods at home could not fulfill the growing demands of the market, a new system of production replaced it. क्या बता रहा है? जैसे ही लोगों ने सी रूट्स को खोजा, इसकी वजह से जो ट्रेड था उसे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ, उस ट्रेड बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर गया। इसकी वजह से जो गुड्स थे उसकी डिमांड बढ़ी और गुड्स की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो घर पे प्रोडक्शन किया जा रहा था उसके द्वारा वो नीड्स को फुलफिल नहीं किया जा सकता था। इसलिए हम नए डिमांड बढ़ गया जिसे हम मार्केट प्रोडक्शन के रूप में भी जानते हैं। It came to be known as the factory system in which goods were
produced in large in factories with the help of machines. Machines were invented to satisfy the growing demands of new markets. It क्या बता रहा है स्टूडेंट कि जैसे इन्हीं को हम फैक्ट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और फैक्ट्री सिस्टम क्या है, जिसमें जो गुड्स होते हैं वो इंक्रीज डिमांड की वजह से और तेज़ी से गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। और इन सभी का ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो क्या होगा, इसकी वजह से आउटपुट के साथ साथ जब हमारा आउटपुट इंक्रीज होने लगा, उसकी वजह से जो प्राइस थी गुड्स की वो कम होने लगी। The American Revolution. The American Revolution was a great struggle through which the 13th American colonies won independence from the British rule। क्या बता रहा है, जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन था वो एक बहुत बड़ा संघर्ष था, जिसमें अमेरिकन्स ने जो ब्रिटिश रूल इस एरियाज पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उससे उन्होंने आज़ादी पाई। दिस रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन गिविंग बर्थ टू अ नेशन दैट इज नोन एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जो रिवॉल्यूशन हुआ इसका रिजल्ट यही मिला कि एक नई स्टेट का, एक नए नेशन का जन्म हुआ, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में जानते हैं। It is considered as the first movement in the world which led the overthrow of the colonial government। और जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है उसको हम पहला मूवमेंट भी बोल सकते हैं जिसने कॉलोनियल गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश की, और वो सक्सेस भी हुए। The representatives of these colonial met at Philadelphia on 4th July 1776 and adopted the Declaration of Independence। और जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया उसके रिजल्ट के रूप में जो इन कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव थे वो फिर इंडिया में मिले, और 4 जुलाई 1776 को उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंडिपेंडेंस को अनाउंस किया। दिस नेशन फ्रेम्ड इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन and guaranteed to its citizen the right to freedom of speech, liberty and justice। अब जैसे ही ये लोग इंडिपेंडेंस अचीव किए, इन्होंने अपना खुद का नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, अपने सिटीजन्स को राइट टू फ्रीडम का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी एंड जस्टिस जैसे बहुत सारे राइट्स की गारंटी उन्होंने दी। इसके बाद नंबर आता है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी अस्तित्व में आया, और कब आया, 1789 में। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और इसने पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया। क्या क्या रीजन्स थे इस रिवॉल्यूशन के, देख सकते हैं किस वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। जो फ्रेंच सोसाइटी थी वहाँ पे मोनार्क सिस्टम था, तो मोनार्क सिस्टम में बहुत सारी बुराइयाँ थी। इवल्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड मोनार्ची, सोशल इनइक्वालिटीज, वहाँ पे सामाजिक इनइक्वालिटीज़ थी, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेसिव गवर्नमेंट, इकोनॉमिक बैंक्रप्सी। फ्रेंच फिलोसोफर Montesquieu, Voltaire and Rousseau highlighted all these aspects and aroused passion. As a result, the French people attacked the Bastille on the 1789। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर एंड रोसियो, इन्होंने इन सभी फॉर्म्स को देखा और साथ में जो अटैक था, जो रिवॉल्यूशन था, उसको स्पीड अप किया। और रिजल्ट के तौर पे फ्रेंच के लोगों ने बास्तिल को, जो कि वहाँ पे हेरेडिटरी गवर्नमेंट का सिंबल था, उसके रूप में देखा जाता था, उस पर उन्होंने अटैक कर दिया और
क्लास 9th में आप जाएंगे तो इसके ऊपर एक चैप्टर सी है, जिसमें वो काफ़ी डिस्कस किया गया है। द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन popularized the idea of nationalism, liberty, and equality, and fraternity. They served as a beacon of hope for the rest of the world. Some other movements of this period were imperialism, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या क्या काम किया, एक लाइट का काम किया जिसके वजह से वर्ल्ड में जहाँ भी कॉलोनियल गवर्नमेंट रूल कर रही थी उन सभी के लिए कि हम भी स्ट्रगल करें और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस को अचीव करें। इसके साथ ही कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसे हमें जानना चाहिए, एम्पेरियलिज्म, कम्युनिज्म एंड नेशनलिज्म, इसकी डिफिनीसन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको पढ़िए और लर्न कीजिए। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।